हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जो जो चैट पे लाइव आ गए फटाफट गुड मॉर्निंग लिख दो। हाँ जी, कौन कौन आ गया है? हेलो, एम ऑडिबल? आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है। बस, कौन कौन आ गया है? एम आई ऑडिबल? हेलो। चलिए, आई कैन सी देयर आर 3 व्यूवर्स। कौन कौन व्यूवर्स हैं भाई? मैं फटाफट नाम लिख दो चैट पे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग अंशुमन, गुड मॉर्निंग। और कौन है साथ में चैट पे? जल्दी आ जाओ। हाय कुशल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
चलिए भगवान का नाम लेके फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस पर्टिकुलर सेशन में, मॉर्निंग सेशन में, आपको दो टॉपिक समझाऊंगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे ह्यूमन के न्यूमेरिकल्स की, और फिर दूसरी बात करेंगे अपन आइसोमर्स की। अगर मेरी आवाज़ आ रही है बहुत बढ़िया से तो प्लीज़ थम्स अप मार दो फटाफट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे आपको ह्यूमन के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होते हैं। ठीक है। अब इसके लिए अपने दो सवाल ले लिए हैं। सवाल है, पहला सवाल कह रहा है कि आपके पास एक पर्सन है who cannot see objects beyond 30 centimeter clearly. Name the defects and the lenses to be used for the correctness. Also determine the focal length. तो मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक बंदा है भैया, उसको 30 सेंटीमीटर के बाद तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब मान लो ये आपके पास आपकी एक आई है, इस आई में 30 सेंटीमीटर तक उसको बहुत बढ़िया दिख रहा है, और हमें मालूम है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए मिनिमम डिस्टेंस या फिर नियर पॉइंट किसके बराबर होता है, 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं भैया 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक उसको बहुत क्लियरली दिख रहा है, लेकिन 30 सेंटीमीटर के बाद जैसे देखने जाएगा तो उसको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब 30 सेंटीमीटर के बाद क्लियरली दिखाई नहीं देगा। ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल क्लियरली। अगर कुछ दिक्कत है स्क्रीन पर तो प्लीज़ बता दो पहले ही, फिर सेटिंग करके फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। स्क्रीन में कोई दिक्कत आ रही है? सब कुछ क्लियरली दिख रहा है? अच्छा, क्लियरली नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके, एक मिनट रुकिएगा बस, बने रहो साथ में। आई होप अब क्लियरली दिख रहा होगा। प्लीज़ बताइए अब क्लियरली दिख रहा है? प्लीज़ टेल मी इफ इट इज़ क्लियरली। सर सब क्लियर है सर, सब कुछ ठीक दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग विशाल। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 30 सेंटीमीटर क्लियरली, नेम द डिफेक्ट एंड द लेंस टू बी यूज्ड फॉर द करेक्टनेस, डिटरमाइन द फोकल लेंथ एज वेल। तो हमें ऐसी फोकल लेंथ निकालनी है। तो मतलब आंखों को 30 सेंटीमीटर के बाद का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, राइट? तो मतलब हम जो है आंखों आंखों से भैया 25 सेंटीमीटर तो क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन इस पर्सन के केस में क्या हो रहा है, 25 तो देख सकते हैं, लेकिन 25 से लेकर 30 तक भी क्लियरली देख सकता है।
30 के बाद उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, कुछ भी का मतलब ब्लर ही दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो अब हमें ये पता करना है कि इसको कौन सा डिफेक्ट है। तो देखो ध्यान दो, अगर अपन इसके नियर पॉइंट की बात करें तो नियर पॉइंट तो इसका क्या है भैया, नियर पॉइंट इसका बहुत बढ़िया है, नियर पॉइंट में कोई दिक्कत ही नहीं है, नियर पॉइंट बिल्कुल सही है इसका। जब नियर पॉइंट सही होता है और अगर नियर पॉइंट सही है तो ऑब्वियसली किस में दिक्कत होगी, फार पॉइंट में दिक्कत होगी, क्योंकि भैया दूर का ही तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो उस पर्टिकुलर केस में अपन कौन सा डिफेक्ट लेते हैं, मायोपिया लेते हैं। और मायोपिया को किस लेंस से हम करेक्ट करते हैं, इसको हम कॉन्केव लेंस से करेक्ट करते हैं। तो हमें ये तो मालूम आ गया कि लेंस कॉन्केव होने वाला है। जब हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तब भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि लेंस कौन सा यूज़ करेंगे, हम लोग कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे। या ओके, तो सॉरी सॉरी, एक सेकंड, मैं मेनू हटा देता हूँ, जस्ट गिव अ सेकंड। अब हट चुका है, हाँ। चलिए, या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो अब हमें ये मालूम है कि भैया उसको 25 सेंटीमीटर तक तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, 25 तक तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद उसको 30 तक भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, 30 के बाद दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब उसका नियर पॉइंट तो क्या हो चुका है भैया, नियर पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन क्या खराब हो चुका है, अगर नियर पॉइंट सही है तो फार पॉइंट खराब हो चुका है, फार पॉइंट खराब हो चुका है, इसका मतलब उसको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब क्या हो गया, उसको कौन सा डिफेक्ट आ गया, मायोपिया आ गया, ठीक है। अब अगर मायोपिया आ गया तो हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोई लेंस यूज़ करना पड़ेगा, है ना। लेंस कौन सा होता है, कॉन्केव लेंस होता है। अब हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा लेंस रखें, यहाँ पर कोई ऐसा लेंस रखें जो क्या करे भैया, अब आंखें तो सही नहीं हो सकती, ठीक है, आंखें क्या है, बायोलॉजिकल डिफेक्ट हो गया तो आंखें सही नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एड ऑन कुछ डिवाइस लगाना पड़ेगा। तो एड ऑन डिवाइस क्या है, आपका लेंस है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया आपका, है ना। तो अब हम ये चाहते हैं कि इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से इस तरह से ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग हो जाए, या ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशनिंग हो जाए कि वो कहाँ पर बन जाए भैया, 30 सेंटीमीटर में बन जाए। कहाँ बन जाए, 30 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा लेंस रखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक ऐसा लेंस रखना पड़ेगा जो ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसी तरफ क्या बनाए, इमेज। तो कौन सा लेंस है वो, कॉन्केव लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, कि अगर अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कहाँ देखो, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझो, है ना। समझ के कर लोगे तो कुछ कोई सा भी सवाल आ जाएगा, आप कर लोगे उसको। तो अब जनरली क्या होगा, हम ये कुछ इस तरह से लेंस को रखेंगे, या कोई ऐसा लेंस रखेंगे कि हम ये चाहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, 30 सेंटीमीटर के बियॉन्ड कहीं पर भी हो, चाहे वो इन्फिनिटी पे हो या इन्फिनिटी से पहले मतलब 35 सेंटीमीटर भी पे हो, तो हम ये चाहते हैं कि भैया उसकी इमेज कहाँ बन जाए, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन जाए, 30 सेंटीमीटर बन जाए। तो जैसे ही इमेज 30 सेंटीमीटर के आसपास बनेगी तो हमारी आंखें क्या कर लेंगे, उसको बहुत इजीली परसीव कर लेंगे, या उस पर्सन की आंखें क्या कर लेंगी, उस इमेज को क्लियरली देख पाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना कि भैया 30 सेंटीमीटर के बाद की जो भी पोजीशन आती है ऑब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हमें क्या करना है, इमेज को कहाँ बनवाना है, 30 सेंटीमीटर में बनाना है। क्यों, क्योंकि मेरी आंखें कहाँ तक क्लियरली देख सकती हैं, 30 सेंटीमीटर तक ही क्लियरली देख सकती हैं, उसके बाद का दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे, हम जनरल सिनारियो लेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा भैया, इन्फिनिटी। तो जब भी मायोपिया आया तो मायोपिया में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं हम हमेशा, नेगेटिव इन्फिनिटी। क्वेश्चन आता है कि हम इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे। तो आपका लेंस जो है वो आंखों के बहुत करीब होता है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू द आई ले लो या फिर विद रिस्पेक्ट टू द लेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इमेज कहाँ बननी चाहिए भैया, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बन रही है ना। तो इमेज डिस्टेंस इसके बराबर आ जाएगा, वी विल बी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर के बराबर। इमेज डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मायोपिया में जो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखा है कि भैया आंखें कहाँ तक मैक्सिमम देख सकती हैं, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हमें क्या लेना है, इमेज डिस्टेंस लेना है। अब हमें निकालनी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकाली जाएगी, देखो बहुत बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास आ चुका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया आपके पास,
आपके पास u का वैल्यू किसके बराबर आ गया, माइनस इन्फिनिटी के बराबर, ठीक है। v का वैल्यू किसके बराबर आ गया, -30 सेंटीमीटर के बराबर। आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, फोकल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। या चलिए आ जाओ। तो अब अपने को निकालना है फोकल लेंथ। तो क्यों, अब देखो क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग आंखों के सामने लेंस यूज़ करते हैं। देखो उस दिन भी स्ट्रीम में बताया था कि आंखों के सामने हम मिरर से क्या करते हैं, लेंस रखते हैं, ठीक। तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/f इक्वल टू किसके बराबर है, 1/v माइनस 1/, तो 1/f विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1/-30 माइनस ऑफ 1/-इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी की अगर हम बात करें तो 1/इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/1/0, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0/1, दैट इज इक्वल टू 0। तो 1/इन्फिनिटी को आपको हमेशा किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर रख देना है, ठीक है। आओ फिर, तो इसका मतलब ये वाली टर्म आपकी कितनी हो गई भैया, 0 हो गई। तो 1/f कैन बी रिटर्न एज -1/30, और हम बोल सकते हैं कि f का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर अ मायोपिक पर्सन। सबको समझ में आ गया ये वाला बात, फटाफट बता दो भाई, सबको समझ में आ गई। जल्दी लिख दो फटाफट, थम्स अप भी मार दो बस, ज़्यादा नहीं। नहीं आया समझ में तो फिर से बोल दो, समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया भाई, आपका नाम क्या है भाई। मंसमोर बिल्कुल करा देते हैं, मंसमोर कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ही टाइम है हमारे पास, है ना। आओ देखो, समझ लो भाई, एक बार और समझ लो। क्वेश्चन दे रखा है कि एक पर्सन है जो क्या नहीं देख पाएगा, 30 सेंटीमीटर के बियॉन्ड क्लियरली देख नहीं पाएगा। 30 सेंटीमीटर के बियॉन्ड मतलब 30 सेंटीमीटर के बाद का उसको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, ब्लरी विजन हो जाएगा उसका। तो हमें डिफेक्ट निकालना है और पता करना है कि कौन सा लेंस यूज होगा करेक्टनेस के लिए, उस लेंस की फोकल लेंथ भी निकालनी है, ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन विजन के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस होता है डिस्टेंस विजन का, दैट इज नियर पॉइंट, तो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन इसको तो 30 सेंटीमीटर तक का क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर 30 सेंटीमीटर तक का क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका नियर पॉइंट बिल्कुल सही है ना, क्योंकि 25 से 30 तो बहुत क्लियरली दिख पा रहा है, बराबर है ना। अब अगर 25 टू 30 समझ 25 टू 30 दिख रहा है, लेकिन 30 के बाद तो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब इसका फार पॉइंट में गड़बड़ी है ना, फार पॉइंट इसको बराबर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अगर फार पॉइंट में गड़बड़ी है, इसका मतलब उसको कौन सा डिफेक्ट है भैया, मायोपिया है। क्या है, मायोपिया है, ठीक है। अब मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम क्या, कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे आंखों के सामने कुछ इस तरह का लेंस रखना चाहते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे पड़ा हो तो वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनवा दे, -30 सेंटीमीटर पे बनवा दे। क्यों, क्योंकि भैया 30 सेंटीमीटर तक तो आंखों को क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो हमें चाहते हैं भैया कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी इस डिस्टेंस के बाद कहीं भी पड़ा हो, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहाँ तक बन जाए, ताकि हमारी आंखें उसको क्लियरली देख पाए, है ना। हमारी आंखें तो सही नहीं हो पाएंगी, अब बस हमें क्या करना है, एड ऑन टेक लगा देना है, या सॉरी एड ऑन इंस्ट्रूमेंट लगा देना है। वो एड ऑन इंस्ट्रूमेंट का काम ये होना चाहिए, या फिर वो उस एड ऑन लेंस का काम ये होना चाहिए कि भैया 30 सेंटीमीटर के बाद जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, या 30 सेंटीमीटर के बाद का कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, उसकी इमेज कहाँ पे बनवानी है, उसको कम से कम 30 सेंटीमीटर के आसपास बनवानी है। तो इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। हम 30 सेंटीमीटर के बाद का क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे अपन, -इन्फिनिटी लेंगे। इमेज डिस्टेंस से बराबर ले लेंगे आप -30 सेंटीमीटर के बराबर। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी मायोपिया आया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर होना पड़ेगा, किसके बराबर होना चाहिए, -इन्फिनिटी के बराबर। और इमेज डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा भैया, वही मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक आपकी आंखें क्लियरली देख पा रही है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। फिर आपको फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल। आई होप अभी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए, एक हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए समझते हैं कि इसमें क्या होगा।
अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बिफोर 30 सेंटीमीटर। बस बियॉन्ड की जगह पे क्या हो जाएगा, बियॉन्ड की जगह पे हो जाएगा कन्वर्जन किसमें भैया, बिफोर। बियॉन्ड की जगह पे क्या जाएगा, बिफोर 30 सेंटीमीटर आ गया। सर इंसर्ट एग्जांपल पेज नंबर 84 क्वेश्चन नंबर 26 प्लीज बता दो। नहीं हो नहीं रहा एग्जाम्पल का क्वेश्चन। अब एक सेकंड रुकिए, अभी निकाल लेते हैं। पेज नंबर सर एफ पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव? बेटा एफ कुछ भी लेना आपको, एफ तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। फोकल लेंथ तो आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। साइन साइन कन्वेंशन आप वी और यू में बराबर रखो तो एफ का वैल्यू डायरेक्ट बहुत करेक्टली आ जाएगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे एफ में कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो प्रीवियस पेज पे देख लो, मैंने एफ में कोई भी साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं किया। साइन कन्वेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको सिर्फ वी और यू का साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। हाँ 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 गगन जी बता रहा हूँ मैं, एक मिनट रुकिए। एग्जाम्पल प्रॉब्लम क्लास 10 मैं निकाल देता हूँ। चैप्टर बता दो मेरे को प्लीज़। अभी मेरे पास ऑफलाइन तो नहीं है एग्जाम्पल, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। गगन भैया आप प्लीज़ मुझे बताइए, यूनिट चैप्टर नंबर बताइए, चैप्टर नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर बता दो जल्दी से, चैप्टर बता दो। आओ, जब तक गगन जी लिख रहे हैं तब तक अपन ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। गगन जी आप इसमें भी ध्यान दे लो, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपका ये वाला डाउट भी सॉल्व कर दूंगा। चैप्टर 10, ओके चैप्टर 10 लाइट, लाइट का चैप्टर है, रिफ्लेक्शन वाला। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ये वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है पहले हम ये समझ लें, गगन भैया ये शायद वही वाला सवाल है, सुधा वाला, सुधा फाउंड द चार्ट इमेज ऑफ दी, है ना। हाँ सैपोनिफिकेशन एस्टरिफिकेशन, हाँ ठीक है समझ गया गगन भैया। हाँ बिल्कुल अर्व आएगा, बिल्कुल आएगा, रिवाइज करके जाना इसको बढ़िया से। सैपोनिफिकेशन एस्टरिफिकेशन गारंटीड आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं गगन भैया आप बैठे रहना, साथ में रहना हमारे, ठीक है। बस एक सवाल हो जाए इसके बाद मैं आपका सवाल करा दूंगा, ठीक है। चलिए आइए। A person cannot see objects before 30 centimeter. Clearly name the defect and the lens to be used for the correctness. Determine the focal length as well. अब वो क्या बोल रहा है, 30 सेंटीमीटर के पहले का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भाई, है ना। 30 सेंटीमीटर के बाद का दिखाई दे रहा है। पहले वाले केस में क्या हो रहा था भैया, 25 से 30 तक दिखाई दे रहा था, 30 के बाद दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्या हो रहा है भैया, 30 के पहले पहले दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब किसमें गड़बड़ी आ गई, उसका जो नियर पॉइंट है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया भैया, 30 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो चुका है ना। उसको 30 सेंटीमीटर से दिखना शुरू हो रहा है, बढ़िया। तो 30 सेंटीमीटर पहले दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नियर पॉइंट खराब हो गया। नियर पॉइंट खराब हो गया, इसका मतलब फार पॉइंट तो बहुत बढ़िया है। नियर पॉइंट खराब होने का मतलब उसको जो डिफेक्ट है वो कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया वाला डिफेक्ट है। कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया वाला डिफेक्ट है। ओके या थैंक यू अंशुमन। नाउ अब अगर हाइपरमेट्रोपिया वाला इफेक्ट है, अब तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे कुछ ऐसा लेंस लगाना चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ पे बन जाए भैया, 30 सेंटीमीटर के आसपास बन जाए, है ना। तो अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर, अब देखो, तो हम ये चाहते हैं कि 30 सेंटीमीटर के इस तरफ का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, अगर 30 सेंटीमीटर के अंदर अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, तो हम चाहते हैं कि भैया उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बन जाए, 30 सेंटीमीटर में बन जाए। क्यों, क्योंकि हमारे आंखें तो खराब हो चुके हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर के अंदर अंदर रखा है या 30 सेंटीमीटर से पहले रखा हुआ है, आँखों 30 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पर रखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि भैया उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कहाँ पर बन जाए, 30 सेंटीमीटर। क्यों,
तो ये 30 सेंटीमीटर तक तो उसको क्लियरली दिखाई दे रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नियर मतलब इसके 30 सेंटीमीटर के अंदर अंदर, जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर पे रखा हो, 15 पे रखा हो, 20 पे रखा हो, 25 पे रखा हो, 27 पे रखा हो, 28 पे रखा हो, तो हम चाहते हैं भैया उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बन जाए, कहाँ पे बन जाए, 30 सेंटीमीटर में बन जाए, है ना। तो 30 सेंटीमीटर में बनने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बताइए। आपके पास u आ गया, u कितना आ गया आपके पास -25, और v का वैल्यू किसके बराबर आ गया आपके पास -30 के बराबर, राइट। ये सबको समझ में आ गया, फटाफट लिख दो इस पे चैट पे, अगर समझ में आ गया तो फटाफट चैट पे लिख दो, ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया। फटाफट डाल दो भाई चैट पे। ओके चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया हो गया भाई। जिस चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी ना फिर। यस। तो अब हम चाहते हैं कि भैया इमेज इमेज कहाँ बन जाए भैया 30 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब u का वैल्यू किसके बराबर हो गया आपके पास -25 सेंटीमीटर के बराबर, और v का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे निकालना है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसे निकल जाएगी इसकी, बहुत ईजी फार्मूला है, अपने को मालूम है 1/f = 1/v - 1/u। तो ध्यान दो यहाँ पे साइन कन्वेंशन किसमें लगाना है, सिर्फ और सिर्फ v और u में लगाना साइन कन्वेंशन, बाकी कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1/f विल बी इक्वल टू 1/v का वैल्यू कितना आया था आपके पास, देखो इमेज डिस्टेंस किसके बराबर है 25 -30 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। तो अपन ये भी बोल सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया के केस में, हाइपरमेट्रोपिया के केस में u जो है वो आपका क्या किसके बराबर हो जाएगा भैया, नियर पॉइंट के बराबर, दैट इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। और v का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा आपके पास -30 सेंटीमीटर के बराबर, या फिर अपन ये बोल सकते हैं v किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दी वो डिस्टेंस जहाँ तक हमारी आंखें क्लियरली देख पा रही, मतलब 30 सेंटीमीटर के बाद से क्लियर देख पा रही है ना, 30 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो u हम कितना लेके चलेंगे, -25 के बराबर लेकर चलेंगे। तो 1/f विल बी इक्वल टू 1/v का वैल्यू आपके पास -30 है, माइनस ऑफ 1/ कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा, ठीक है। 1/f का वैल्यू 30 और 25 का जो वो है एलसीएम वो किसके बराबर आएगा जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 25 एंड 30। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा आपके पास, पॉजिटिव आ जाएगा, तो जैसे बिकम -1/30 प्लस 1/25 हो जाएगा। 30 और 25 का एलसीएम 150 ले लो, है ना, 150 ले लो, तो कितनी बार में चला जाएगा बताओ, 30 और ये तो हो गया -5 प्लस 25 कितने टाइम्स में चला जाएगा, ये 7 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। तो 1/f का वैल्यू किसके बराबर आएगा, सॉरी 25 7 सा नहीं जाएगा, 25 6 से जाएगा, ठीक है। तो 1/, कितना आ गया 150, तो f का वैल्यू किसके बराबर आएगा 150। और देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव, अगर फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव आती है तो कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस होता है वो, है ना। तो यहाँ से भी आपको कंफर्म हो गया, फाइनल आंसर आपका 150 है। ये सब सवाल समझ में आया सभी को, आई होप ह्यूमन आई का डिफेक्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया सभी को। चलिए बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम सवाल ले लेते हैं हमारे गगन भाई का, गगन भैया का हम सवाल ले लेंगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है
सुधा, एक मिनट। एक काम करते हैं हम लोग, फटाफट एक क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेते हैं टेक्स्ट पे से। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट रीड कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, सुधा फाइंड्स आउट दैट द शार्प इमेज ऑफ द विंडो पेन ऑफ हर साइंस लेबोरेटरी इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 centimeter from the lens. She now tries to focus the building. She now tries to focus the building visible to her outside the window instead of the window pane without disturbing the lens. In which particular direction will she move the screen to obtain a sharp image of the lens, sharp image of the building? What is the approximate focal length of this particular lens? Very good question. बहुत बढ़िया डाउट है ये। एक बार फटाफट आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए इसकी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। या हेलो 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 ध्रुव। Sudha finds out that the sharp image of the window pane of her science laboratory is formed at a distance of 15 centimeter from the lens. She now tries to focus the building, है ना। अब उसको बिल्डिंग पे फोकस करना चाहते तो मान लेते हैं हम एक पहले लाइन खींच लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये आपकी लाइन है, ठीक है। और अब वो कह रहा है कि भैया अब यहाँ पे कहीं पे विंडो मान लेते हैं हम लोग, है ना। दिस इज योर विंडो, और ऑब्वियसली बिल्डिंग क्या होगी, इस विंडो के बाहर कहीं पर होगी, है ना। ये आपकी बिल्डिंग हो गई, ठीक है। और इस विंडो के सामने कहीं पे क्या रखा होगा भैया, लेंस रखा होगा, है ना। और आउटसाइड द डिस्टर्बिंग विदाउट डिस्टर्ब। और यहाँ पे हमें क्या बनानी है, यहाँ पे समवेयर आपकी क्या बनी थी पहले, ये आपकी स्क्रीन हो गई, ठीक है। इस स्क्रीन पे आप क्या कर रहे हो, इमेज ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है। नाउ जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ता है, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हमने इमेज फॉर्मेशन में देखा है। आप अगर इमेज फॉर्मेशन याद है आपको, तो आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम करते थे, इमेज डिस्टेंस दूर जा होता था, है ना। और उल्टा भी सही है, अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली अगर मैं पहले पहले ये विंडो पेन यहाँ पे, ये जो स्क्रीन है वो यहाँ पे रखी हुई है, किसके लिए रखी हुई है, इस विंडो के लिए रखी हुई है। अब क्या हो गया भैया, बिल्डिंग की पोजीशन चेंज हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई। बिल्डिंग तो वहीं पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई। हमने ऑब्जेक्ट दूर कर दिया, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग है, तो हमने लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इमेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। तो इमेज डिस्टेंस कम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर स्क्रीन को हमें क्या करना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा। इस स्क्रीन को अपन क्या कर देंगे, इस तरफ मूव करा देंगे, आगे की तरफ, है ना। तो हम स्क्रीन को कहाँ पे मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स द लेंस। तो उसका करेक्ट आंसर आना चाहिए टुवर्ड्स द लेंस। वेरी गुड क्वेश्चन। इज दिस क्लियर गगन जी, इज दिस क्लियर? बाकी सब लोगों को भी क्लियर है तो प्लीज थम्स अप मार दो फटाफट। या ओके, चलिए आओ आओ। बाकी सबको समझ में आ गया भाई, बाकी सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन बढ़िया है ये, है ना, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है।
कुछ नहीं करना, बस वो ध्यान रखना इसमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है। सर एक बार और बताता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया वो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रही थी सुधा, तो वो अपने विंडो की ही क्या कर रही थी, इमेज ऑब्टेन कर रही थी पहले, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे लेंस रखा हुआ है एक स्टैंड के ऊपर, और यहाँ पे विंडो है आपके, मान लो। तो उस विंडो की क्या कर रही है, इमेज ऑब्टेन कर रही है। उसने क्या करा, ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, बोले विंडो को, विंडो की इमेज नहीं चाहिए मेरे को, है ना। ठीक है, उसको किसकी इमेज चाहिए भैया, बाहर किसी बिल्डिंग की इमेज चाहिए। तो हमने क्या कर दिया भैया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ गया अब आपका, तो हमें इस बिल्डिंग की क्या चाहिए, अब शार्प इमेज चाहिए। तो अगर आपने साइन कन्वेंशंस पढ़े हैं अच्छे से, और आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी हुई लेंसेज की, तो हमने देखा है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होता है तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उल्टा भी पॉसिबल है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ेगा तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, हमने अपना ऑब्जेक्ट किसको मान लिया, बिल्डिंग को मान लिया, तो भैया इमेज भी क्या होनी चाहिए, पास में बननी चाहिए ना। ठीक है, लेंस से करीब बननी चाहिए, लेकिन इस स्क्रीन को अपने को मूव करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये स्क्रीन कहाँ पे मूव हो जाएगी, दिस स्क्रीन विल बी मूव टुवर्ड्स द लेंस, लेंस की तरफ मूव करना पड़ेगा हमें स्क्रीन को। ठीक है, तो टुवर्ड्स द लेंस आ जाएगा इसका आंसर। और अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर के आसपास। क्यों, क्योंकि भैया 15 सेंटीमीटर अवे वाली विंडो की ही क्या कर रही है, वो शार्प इमेज बना रही है ना। और शार्प इमेज क्या बनती है भैया, फोकस पॉइंट में बनती है। तो अब इसकी शार्प इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर के आसपास इसको रखना पड़ेगा स्क्रीन को पहले। तो अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ इससे बराबर है 15 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, शार्प इमेज बन रही होंगी 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो और अगर एक्चुअल कैलकुलेट करना है तो डेटा सफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, नो सफिशिएंट डेटा इज प्रोवाइडेड। चलो एक बोनस टॉपिक आ जाएगा आपके लिए, फ्यूज़। तो व्हाट इज़ अ फ्यूज़, बेसिकली कोई भी अलॉय, किसका भैया, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, लेड का और आयरन का, इस अलॉय को हम क्या कहते हैं, फ्यूज़ बोलते हैं। फ्यूज़ बेसिकली क्या, एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है। क्या करता है ये सेफ्टी डिवाइस, ये सेफ्टी डिवाइस क्या करता है भैया, एक्सेसिव करंट फ्लो होने पर पावर को कट ऑफ कर देता है। क्या करता है, पावर को कट ऑफ कर देता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए भैया, लो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि पावर कट ऑफ हो, तो जब ज़्यादा करंट जाएगा तो जब मेल्ट होकर क्या हो जाना चाहिए, सर्किट को क्या कर देना चाहिए, इसको ब्रेक कर देना चाहिए, है ना। क्या प्रिवेंट करता है ये, शॉर्ट सर्किटिंग को प्रिवेंट करता है। इसको प्रिवेंट करता है, शॉर्ट सर्किटिंग को, है ना। मेल्ट करेगा और क्या कर देगा, करंट के फ्लो को स्टॉप कर देगा। कब स्टॉप करेगा करंट के फ्लो को, जब इसकी रेटिंग से ऊपर वाला करंट आए। जैसे मान लो भैया आपको कोई फ्यूज है जिसकी रेटिंग इसके बराबर है 5 एम्पियर के बराबर, और करंट कितना जा रहा है, मान लो 7 एम्पियर से के बराबर का करंट जा रहा है। तो उस केस में जो फ्यूज़ है, वो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, जो फ्यूज़ वायर होता है वो क्या हो जाएगा आपका, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होते ही क्या होगा भैया, यहाँ पे कनेक्शन टूट गया ना, कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन टूट गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, एक्सेस करंट जाएगा नहीं फिर। ठीक है, फिर इसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। अब अगर रेजिस्टिविटी हाई है, देखो बहुत बढ़िया सी चीज़ बना रखी है यहाँ पे, ध्यान दो। अगर रेजिस्टिविटी हाई है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। रेजिस्टेंस हाई है इसलिए क्या हाई हो जाएगा भैया, हीट हाई हो जाएगी। बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एच इज प्रोपोर्शनल टू आर होता है ना भाई, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। तो अब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा, हीट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया, और टेम्परेचर अगर हाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भैया, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के लिए इसको क्या कर चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। एक बोनस पॉइंट ले लो, ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा किस में कनेक्टेड रहेगा, ये सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। राइट, फ्यूज समझ में आ गया सबको, इस फ्यूज क्लियर। आ जाओ आ जाओ, बुला लो भाई, सबको बुला लो। आइसोमस पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, आइसोमस बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, फटाफट याद हो जाएगा उससे, है ना, सारे आइसोमस याद आ जाएंगे। आ जाओ, बुलाओ सबको बुलाओ। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज आइसोमस। आ जाओ, बुला लो सबको बुला लो, आइसोमस पढ़ेंगे।
चलिए आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं आइसोमरिज्म होता क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो जिनका केमिकल फार्मूला क्या होता है भैया, सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं वो वेरी करते हैं। तो जब कोई कंपाउंड्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में वेरी करे तो उस पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, उस पूरे फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, आइसोमरिज्म कहते हैं। और जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, क्योंकि अभी आप 10th क्लास में हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अल्केन के आइसोमर्स ही पूछे जाएंगे और कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है भैया 2 की पावर n-4 + 1। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी अल्केन फैमिली के मेंबर के आप नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फिर से आपके लिए। फॉर्मूला है 2 टू दी पावर n-4 + 1। ठीक है, n-4 2 की पावर में आएगा और साथ में +1 आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से अप्लाई शुरू होना करता है भैया, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फ्रॉम ब्यूटेन। कहाँ से एप्लीकेबल होगा, ब्यूटेन से एप्लीकेबल होगा। क्यों, क्योंकि भैया मीथेन का, इथेन का और प्रोपेन का कोई आइसोमर ही नहीं है, उनके कोई आइसोमर बनते ही नहीं है ना। आइसोमर बनने के लिए स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ एक कार्बन एटम है तो उसका मैं कितना डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, सिर्फ एक पॉसिबल है। 2 कार्बन एटम को किस तरह से जोड़ सकते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ पॉसिबल है। 3 कार्बन एटम को भी हम कितना तरीके से जोड़ सकते हैं भैया, सिर्फ एक ही तरीका पॉसिबल है। अब तुम बोलोगे भैया सर ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, तो चेन ही तो हुई, सिंगल चेन ही तो हुई है ना, ये भी सिंगल चेन ही तो है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं भैया, जो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, कहाँ से अप्लाई करते हैं हम लोग, ब्यूटेन से अप्लाई करते हैं। कहाँ से अप्लाई करेंगे, ब्यूटेन से अप्लाई करेंगे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। आओ 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 आओ, आ जाओ मीथेन की बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए शीट बना रखी है मैंने, है ना, आज कल एक्चुअली आज ही बनाई है ना, ध्यान दो। अब देखो जब मीथेन का कितना आइसोमर है भैया, सिर्फ एक आइसोमर, इथेन का भी एक आइसोमर, प्रोपेन का कितना आइसोमर, एक आइसोमर। बात करते हैं उसकी ब्यूटेन की। ब्यूटेन की अगर बात करें तो ब्यूटेन में कितने कार्बन आइटम है, 4 कार्बन आइटम। तो बेसिकली 2 की पावर n-4 + 1 में जो ये n है वो क्या है, n आपका नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है कि भैया उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने कार्बन आइटम्स हैं, वो ये वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो चलो ध्यान दो यहाँ पे, ब्यूटेन की अगर अपन बात करें तो ब्यूटेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है बताइए। ब्यूटेन के अंदर होते हैं 4 कार्बन आइटम। कितने कार्बन आइटम होते हैं ब्यूटेन के अंदर, 4 कार्बन आइटम। 4 कार्बन आइटम का मतलब अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4-4 + 1, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 0 + 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर, 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ब्यूटेन के सिर्फ 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, 2 आइसोमर्स। चलिए उसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, एक काम करते हैं अपन, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। चलिए आओ, फॉर्मूला क्या लिया अपन ने, फॉर्मूला लिया अपन ने 2 की पावर n-4 + 1 है ना। अपन बात कर रहे हैं किसके लिए भैया, ब्यूटेन के लिए बात कर रहे हैं। ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम किसके बराबर है भैया, 4 के बराबर। तो भैया फॉर्मूले के हिसाब से क्या नंबर आना चाहिए, 2 की पावर 4-4 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 आइसोमर। ठीक है, अब ब्यूटेन की अगर अपन बात करें तो ब्यूटेन में कितना कार्बन आइटम है भैया, 4 कार्बन आइटम। कितने कार्बन आइटम, 4 कार्बन आइटम। अब इन 4 कार्बन आइटम को किस तरह से अपन अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो अरेंज करने के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है। वो दूसरा तरीका क्या है, आपको इन कार्बन आइटम को, अब इन कार्बन इस तरह से नहीं लिखना है ना, आप क्या बना लो भैया, बॉन्ड बना लो, 1 2 3 है ना। अब जो एंड पॉइंट्स है वो क्या है बेसिकली आपके, और जो भी ज्वाइनिंग पॉइंट है सारे के सारे क्या है, कार्बन। तो कितना कार्बन आइटम हो गया भैया, 1 2 3 देखिए 4। तो पहला स्ट्रक्चर तो होगा भैया, पूरी की पूरी क्या बन गई, एक सीधी चेन बन गई। दूसरा क्या हो सकता है भैया, इस आखिरी वाली को या इस पहली वाली डंडी को उठा लो और इसको लगाने की कोशिश करो अलग अलग जगह पे, है ना। तो कहाँ कहाँ लगाने की कोशिश करते हैं, अब जैसे मान लो मैंने इस वाली डंडी को उठा रहा हूँ, मैं इसको येलो में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना, इस येलो डंडी को उठा रहा हूँ। अब इस येलो डंडी को मैं कहाँ लगा सकता हूँ, इस येलो डंडी को मैं उठा के यहाँ लगा सकता हूँ, बराबर है ना। यहाँ पे देखोगे तो 1 कार्बन आइटम, 2 कार्बन आइटम, 3 कार्बन आइटम और 4 कार्बन आइटम। ठीक है,
आप चाहो अब आप बोलोगे सर इसको उठा के अपन ऐसा रख देते हैं, जैसे मान लो ये है तो इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, या फिर तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो बन जाएगा। बात क्या होगी इसमें, सेम ही तो चीज़ है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है। अब अगर आप देखो, अगर आप बोलोगे सर यार एक काम करते हैं, आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, बिल्कुल सही बात है, मैं अगर इसको नीचे लगा दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस ओरिएंटेशन का फर्क है ना। ये स्ट्रक्चर सेम है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं आपके, दिस इज एब्सोल्युटली सेम, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, क्यों अलग अलग नहीं है, क्योंकि पोजीशन देख लो, इस पर्टिकुलर कार्बन की पोजीशन किस पे, अगर मैं नंबरिंग करूँ, अगर मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ पे 1 2 और 3, तो इसकी पोजीशन कहाँ पे आ रही है, 2 पे। इसकी नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, तो भी इसकी पोजीशन कहाँ पे आ रही है, 2 पे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे, डिफरेंट नहीं है, ये है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो इसलिए ब्यूटेन के कितना आइसोमर्स बनेंगे आपके, 2 आइसोमर्स बनेंगे, है ना। अब इसको लिखना कैसे है, इसको आपको इस फॉर्म में नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है भैया, कार्बन कार्बन कार्बन, तो बीच वाले कार्बन पे एक और कार्बन लगा दो, ये बन गया इसका आइसोमर। इसके अलावा कोई दूसरा आइसोमर पॉसिबल नहीं है, चाहो तो देख लो। अब तुम बोलोगे सर आखिरी में लगा देते ना, जैसे कि भैया ये कार्बन था आपके पास, आप आखिरी में लगा दो कार्बन, पर भैया तो ये भी तो सिंगल चेन है, तो इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ, सेम ही तो हुआ। ठीक है, तो ये इसका आइसोमर नहीं है, ये तो सेम चीज़ हो गई जो हमने ऊपर पढ़ी थी, तो ये स्ट्रेट चेन के जैसा ही रिजेंबल होगा। इज दैट क्लियर और नॉट, बताओ समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बताओ। ब्यूटेन के बाद में आपको बना के दिखाऊंगा बाकी सारे, पेंटेन का बना के दिखाऊंगा, हेक्सेन का भी बना के दिखाऊंगा। हेक्सेन का खैर बहुत सारे हो जाएंगे, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताओ। प्रोपेन के बना लेंगे हम लोग फटाफट, समझ में आ गया। चलो प्रोपेन का बना के दिखाता हूँ मैं, प्रोप नहीं, प्रोपेन का तो एक ही बनता है, ब्यूट पेंटेन का बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, 5वां नंबर पर आ जाएगा आपका पेंटेन, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पेंटेन। पेंटेन में क्या होता है भैया, C5 और H12 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ओके ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला लगा के देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, तुम्हारे पास 2 की पावर n-4 प्लस 1 है, यहाँ पे n का वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, यहाँ पे n का वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, 5 के बराबर। तो क्या हो जाएगा बताओ, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर भैया 5 - 4 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू कितना आइसोमर हो जाएंगे इसके, 3 आइसोमर। कैसे निकलेंगे 3 आइसोमर, तो देखो 1 2 3 4 5, सबसे पहला आइसोमर तो यही हो जाएगा आपके पास, है ना, सबसे पहला आइसोमर तो यही हो जाएगा। चलो, तो अब इसको अपन क्या कर लेंगे, डंडी वाले फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, डंडी बना लो, 1 2 3 हो गए, चौथा कार्बन और के 5वां कार्बन। ठीक है, काउंट कर लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, तो पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, कोई भी डंडी उठा लो, फॉर एग्जाम्पल मैं कौन सी डंडी उठा रहा हूँ, चलो इस बार ये डंडी उठा लेता हूँ, है ना, पहले डंडी उठा लेता हूँ। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 2 और ये 3 हो गया, है ना। अब इस डंडी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ लगा लेता हूँ, लगा सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल लगा सकते हैं, देख लो कितना कार्बन आइटम हो गया, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। अब तुम बोलोगे सर यार आपने यहाँ पे क्यों लगाया, इसको उठा के आप यहाँ लगा दो, तो इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो भी ये सेम ही आएगा ना। क्यों सेम आएगा, नंबरिंग का खेल है सारा, कैसा खेल है, नंबरिंग का। देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4, और इसकी नंबरिंग कहाँ से करूँगा, 1 2 3 और 4, नंबरिंग क्या आ रही दोनों की, नंबरिंग इज सेम, नंबरिंग बिल्कुल सेम आ रही है। तो ये दोनों क्या है तुम्हारे पास, ये दोनों क्या मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल सेम आइसोमर मिलेंगे। कैसे आइसोमर मिलेंगे, सेम आइसोमर मिलेंगे, 1 2 3 4 5, दिखने में एक जैसे ही तो है, राइट। n इक्वल टू 5 क्यू, अरे भाई n इज नंबर ऑफ कार्बन आइटम ना, तो भैया पेंटेन के अंदर कितने कार्बन आइटम होंगे, 5 कार्बन आइटम होंगे ना ब्रो। अंशुमन सिंह भाटी जी ज़्यादा पढ़ लिए शायद आप। n इक्वल टू 5 इसलिए क्योंकि पेंटेन के अंदर 5 कार्बन आइटम होते हैं, पेंटेन के अंदर 5 कार्बन आइटम होते हैं, इसलिए n इक्वल टू 5। चलिए आइए आइए, तो ये दोनों आइसोमर्स आपके क्या हो गए भैया, एग्जैक्टली सेम। अब क्या करें भैया, तो दूसरा आइसोमर कैसे बनेगा, दूसरा आइसोमर कुछ नहीं करना है आपको, आपको आखिरी डंडी निकालना ना। आखिरी डंडी निकाल लेते, कैसे निकालते हैं आखिरी डंडी, देखो जब ये बन गया तुम्हारे पास ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर अपन ये वाली डंडी ये ऐसा उठा लेते हैं। तो मैं अब कौन सी डंडी उठा रहा हूँ भैया, पहले वाली भी उठा ली,
और साथ में मैंने क्या कर ली, ये आखिरी वाली भी उठा लेता हूँ डंडी, ठीक है। इसको भी तो अरेंज कर सकते हैं हम लोग, तो इसको यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। अब ये बन गया आपके पास, देखो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन आइटम, ठीक है। प्लस साइन वाला आइसोमर बन सकता है क्या, सेम ही तो आएगा, ये आ गया ना तुम्हारे पास, प्लस साइन वाले का आइसोमर, ठीक है। कैसे, देखो इसको लिख दो कार्बन के फॉर्म में, देखो ये बन गया तुम्हारे पास, प्लस साइन वाला तो बना, ये बन गया बीच वाला कार्बन आइटम आ गया, ये बीच वाला कार्बन आइटम, ये बीच वाला कार्बन आइटम, ये साइड वाला कार्बन आइटम, ये साइड वाला कार्बन आइटम, ये राइट हैंड साइड वाला कार्बन आइटम, ये राइट हैंड साइड वाला कार्बन आइटम, ये ऊपर वाला कार्बन आइटम, ये ऊपर वाला कार्बन आइटम, ये नीचे वाला कार्बन आइटम, ये नीचे वाला कार्बन आइटम, ठीक है, ठीक है रुद्रांश। है ना, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको। अब अगर अपने पास पेंटेन की बात करें, पेंटेन के बाद अपन आते हैं किसके ऊपर, हेक्सेन के ऊपर आ जाता है। हेक्सेन बनेंगे कितने बताता हूँ, देखो 6 सवाल लेते हैं अपन, क्या हेक्सेन लेते हैं। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, हेक्सेन का फॉर्मूला हो जाएगा C6H14 हो जाएगा, है ना। n का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 6, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है 6, तो n का वैल्यू किसके बराबर हो गया 6 के बराबर। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू कितना आइसोमर बनेंगे भैया 5 आइसोमर बनेंगे, कितना आइसोमर बनेंगे 5। ये सवाल आ सकता है भैया हेक्सेन, हेक्सेन के आगे नहीं जाएगा, हेक्सेन के आगे सिर्फ नंबर ऑफ आइसोमर पूछ लेंगे, तो फॉर्मूला लगा देना सीधे, है ना। बनाने के लिए नहीं आएगा, बनाने के लिए सिर्फ हेक्सेन तक आएगा, हेक्सेन के आगे कभी नहीं आएगा, गारंटीड है ना। हेक्सेन के आगे कभी आइसोमर का फॉर्मूला बनाने के लिए नहीं है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं आएगा। मैक्सिमम 5 आइसोमर बना के लिए देंगे, क्योंकि हेप्टेन में जाते कितने आइसोमर बन जाते हैं 9 आइसोमर बन जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा टीडीएस टास्क है, तो एनसीईआरटी और सीबीएसई वाले बोलेंगे नहीं इतना काम तो नहीं कराएंगे हम बच्चों से, है ना। तो अब इसके आइसोमर बना के देखते हैं, तो अपन बनाते हैं 1 2 3, ये कितने बन गए आपके पास, देखो एक कार्बन आइटम, दो कार्बन आइटम, तीन कार्बन आइटम, चार कार्बन आइटम, पांच कार्बन आइटम और एक और डंडी बन जाएगी यहाँ से, तो हो जाएगा आपके पास कितने कार्बन आइटम भैया 6 कार्बन आइटम, कितने कार्बन आइटम 6 कार्बन आइटम, ठीक है, क्लियर है। अब इसके स्ट्रक्चर आइसोमर बनाने हैं हमें, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे इसके स्ट्रक्चर आइसोमर, चलो आओ ध्यान दो, है ना। तो आपके पास हो गया पहला आइसोमर, तो ये बन गया आपके पास। दूसरा आइसोमर देखते हैं, हम क्या करते हैं, मैं एक डंडे फिक्स कर लेता हूँ, उसको पहले रख देता हूँ अलग अलग जगह पर, तो मैं इस डंडे को उठा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको पहले 1 2 3 और ये 4, मतलब पहाड़ बन गया। तो अब इस डंडे को मैं पहले क्या रख देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका पहला आइसोमर दूसरा आइसोमर बन गया आपका, है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर मैं इस डंडे को उठा के यहाँ पे भी रख दूँ, इस डंडे को उठा के अगर मैं इस डंडे को उठा के अगर मैं कहाँ पर रख दूँ भैया, इस पोजीशन पर रख दूँ, यहाँ पर रख दूँ, तो भी वो आइसोमर क्या रहेगा आपका, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा, है ना, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये वाला आइसोमर और ये वाला यहाँ पे रखा हुआ, इस वाली पोजीशन पर रखा हुआ बॉन्ड का जो आइसोमर बनेगा, वो दोनों क्या रहेंगे आपके, दोनों क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे, ठीक है। तो एक आइसोमर आपका ये बन गया। अगला आइसोमर क्या करते हैं, अगले आइसोमर में हम लोग क्या करते हैं, इस डंडे को बीच में रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं हम इसको, ठीक है। काउंट करो कितने कार्बन आइटम, एक कार्बन आइटम, दो कार्बन आइटम, तीन कार्बन आइटम, चार कार्बन आइटम, पांच कार्बन आइटम और 6 कार्बन आइटम, ठीक है। तो एक आइसोमर ये बन गया आपका। ना अब अगला आइसोमर क्या करेंगे हम लोग बताइए, अगले आइसोमर में क्या करेंगे, दो डंडियाँ ले लेते हैं। दो डंडियाँ कैसे लेंगे हम लोग, अच्छा ये आपके आइसोमर्स नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको आइसोमर बनाने के लिए इनका स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा समझाता हूँ, देखो इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ कैसे आएगा। तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, देखो सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो उसके बाद एक तीसरा सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो या तो यहाँ पे क्या लगा दो आप, कार्बन लगा दो, ये हो गया दूसरा आइसोमर, है ना, ये नंबर 2 का हो गया आइसोमर आपका, ठीक है। ये पहले नंबर का आइसोमर हो गया था, उसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सीधे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। छः कार्बन आइटम लग गए हैं इसमें। इसका स्ट्रक्चर ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर हो गया, क्या बन जाएगा इसमें बताइए, सिंगल सी, सिंगल बॉन्ड सी,
सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, 5 कार्बन एटम, बीच वाले पे क्या जोड़ दिया अपन ने, कार्बन जोड़ दिया। ठीक है, आओ अगला वाला बनाते हैं हम लोग। अब अगले वाले में क्या करते हैं हम लोग, थर्ड चौथा वाला बनाना है, फोर्थ वाला बनाना है, देखो ठीक है। तो एक, दो, देखिए तीन, है ना, और एक आप लगा लो क्या, एक डंडी आप लगा लो यहाँ पे, एक डंडी आप लगा लो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया ये आपके पास, एक कार्बन आइटम, दो कार्बन आइटम, तीन कार्बन आइटम, चार कार्बन आइटम, पांच कार्बन आइटम, और ये छह कार्बन आइटम। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे भैया, कार्बन के बाद एक और कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन यहाँ लग जाएगा और एक कार्बन यहाँ लग जाएगा, तो ये इसका आइसोमर बन गया। पांचवा आइसोमर क्या हो जाएगा इसका, पांचवा आइसोमर कुछ इस तरह से बन जाएगा कि आप कोई भी एक दूसरी डंडी उठा के इसको क्या कर दो, इस डंडी को उठा के यहाँ सेंटर में लगा दो, एक, दो, तीन, है ना। तो हम उठा के क्या कर देंगे, एक 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 बॉन्ड यहाँ बना देते हैं, एक बॉन्ड यहाँ बना देते हैं, और दूसरा बॉन्ड हम यहाँ बना देते हैं नीचे, है ना। तो क्या बन जाएगा अब, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। तो अब स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो कैसे बनेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, चार कार्बन आप अगर, इसके ऊपर कार्बन, इसके नीचे कार्बन। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पांच हमने अलग अलग क्या कर दिए, स्ट्रक्चर बना दिए। ध्यान दो, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हो रहा। देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर भी बिल्कुल डिफरेंट है, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जब भी आप आइसोमर्स बनाते हो, रिंग स्ट्रक्चर को हम कभी भी क्या नहीं मानते, आइसोमर नहीं मानते। रिंग स्ट्रक्चर अलग कैटेगरी में आ जाता है, हम रिंग आइसोमरिज्म देखते ही नहीं है ना। हम सिर्फ क्या देखेंगे, चेन ऑफ ब्रांच देखेंगे, है ना, चेन ऑफ ब्रांच आइसोमरिज्म की बात करेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? बताओ जल्दी बताओ। क्लियर हो गया ये? कोई डाउट हो, कोई रिवीजन करना हो, कुछ टॉपिक हो, सर कैन यू लीक द पेपर। सॉरी भाई, इतनी ताकत अभी ऊपर वाले ने दी नहीं है। ठीक, मैं पेपर तो लीक नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ मैं इतना जोरदार पढ़ा दूंगा कि आप पेपर में 100 on 100 ले आओगे अगर मेहनत कर लोगे तो। ठीक है, हेलो दिव्या, डाउट है सर? हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए दिव्या भाई, क्या डाउट है आपको? हाँ बताइए दिव्या, क्या डाउट है? एस्टर रिएक्शन कल ही कराया, कल ही करा दिया एस्टर रिएक्शन। एस्टर रिएक्शन क्या होता है? ठीक है चलो बता देते हैं, ये भी बता देते हैं। एस्टरिफिकेशन समझा देता हूँ क्या होता है ना। कुछ नहीं करना, इथेनॉल को रिएक्ट कराना है किसके साथ, इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, इथेनॉइक एसिड के साथ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, चलो तुम्हें ये भी समझा देता हूँ मैं। हाँ, वांट टू से द आंसर, यस करेक्ट। अभी समझाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। अपन ने एनसीईआरटी पढ़ी थी, एनसीईआरटी में कल अपन ने कवर किया था पूरा टॉपिक, आज फिर कवर कर देंगे। केमिस्ट्री फुल रिविजन में किया था, 1 मिनट का, तो बस अभी समझा देता हूँ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ लो तो ज़्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए, और रिटेन भी कर पाओगे उस चीज़ को। ठीक है, एसिडिफिकेशन रिएक्शन कुछ नहीं है भैया, इथेनॉल जब किसमें कन्वर्ट होता है, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड जब साथ में कंबाइन कर जाएंगे तो क्या बनाए। हाँ बता रहा हूँ, दोबारा करवा दी, हाँ मैं करवा रहा हूँ भाई, मना नहीं कर रहा हूँ, एक सेकेंड बस।
आ जाओ, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन खोल दिया तुम्हारे लिए बस, ठीक है, चिंता मत करो यार, जितना हो पाएगा जितना बन पाएगा उतना कराएंगे। आ जाओ, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखो, ये करा दिया अपन ने, ये देखो यहाँ पर ध्यान दो। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? जब भी इथेनॉल जो है किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? इथेनॉइक एसिड के साथ। अभी समझाया मैंने आपको, इथेनॉल को कंबाइन करना है आपको, इथेनॉल को कंबाइन करने के साथ इथेनॉइक एसिड के साथ, इथेनॉइक एसिड के साथ। तो ध्यान दो, ESTER है ना, एस्टर में कितने ई आ रहे हैं भैया? 2 ई आ रहे हैं। तो पहला वाला ई आपका इथेनॉल हो गया, दूसरा वाला ई आपका क्या हो जाएगा? इथेनॉइक एसिड हो जाएगा। तो एस्टर कब बनेगा? जब इथेनॉल रिएक्ट करेगा इसके साथ इथेनॉइक एसिड के साथ, है ना। तो क्या बनेगा? तो क्या बन जाएगा आपके पास? आपके पास बन जाएगा भैया एस्टर बन जाएगा। अब वो एस्टर कैसे बनता है वो समझा देता हूँ आपको 2 सेकंड के अंदर, ठीक है, समझ लो। देखो, आपने क्या लिया? आपने ले लिया इथेनॉइक एसिड। क्या लिया आपने? CH3C डबल बॉन्ड OH ले लिया। साथ में आपने क्या ले लिया भैया? इथेनॉल ले लिया। इथेनॉल को मैं उल्टे फॉर्म में लिख रहा हूँ, इथेनॉल को मैं लिख रहा हूँ OH, और यहाँ पर लिखते हैं अपन C2H5 लिख देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या? इस इथेनॉइक एसिड का जो H है वो निकलेगा, और इस अल्कोहल क्या निकल जाएगा भैया? OH निकल जाएगा, है ना। ये दोनों निकल के क्या कर देंगे? ये दोनों निकल के क्या बनाएंगे? सबसे पहले पानी बना देंगे, है ना। तो H2 अपन ने क्या कर दिया भैया? साइड में हटा दिया, H2 अलग हटा दिया। अब क्या बन गया आपके पास? आपके पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। इस ऑक्सीजन की आखिरी वाला जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी खाली हुई, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। तो इस पर कौन जुड़ जाएगा भैया? ये C2H5 जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा C2H5 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना है कंपाउंड, ये क्या है आपके पास? एस्टर है। ये क्या है? एस्टर है, ठीक है। अब एस्टर को याद रखिए, तकनीक बता दी मैंने, टेक्निक बता दी। एस्टर में कितने ई आ रहे हैं भैया? 2 ई आ रहे हैं। 2 ई का मतलब क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय 2 ई? या एक ई से इथेनॉल, दूसरे वाले ई से इथेनॉइक एसिड आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सैपोनिफिकेशन बता देंगे अभी। चलिए, तो एस्टर की प्रॉपर्टी भैया स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होता है, तो फूड इंडस्ट्री में फ्लेवरिंग में काम आ जाएगा, और परफ्यूम इंडस्ट्री में स्मेल के लिए काम आ जाएगा। सेपोनिफिकेशन शायद पहले है, एस्टरिफिकेशन से पहले है सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन कौन से पेज पे है बता दो फटाफट। सेपोनिफिकेशन कौन से पेज पे, जल्दी बता दो। सोडियम शायद यहीं कहीं होनी चाहिए सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन कौन से पेज पे है? हिस्ट्री के बाद वाले पेज में, ओके। तो प्रॉपर्टीज हो गई आपकी। अच्छा, यहीं पे तो है, ये रहा सेपोनिफिकेशन बाद वाले पेज पे, हाँ यहीं पे है। आ जाओ, देखो क्या होता है, ये रहा, देखो ये रहा पूरा सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब क्या बोल रहा है बेसिकली, जब आप इसी एस्टर को ऑन ट्रीटिंग इसके साथ ट्रीट करते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसके साथ ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसको कैसा रखोगे? सेपोनिफिकेशन। क्या है? सेपोनिफिकेशन। तो एस से हो गया आपका क्या? सेपोनिफिकेशन एस से ही क्या हो जाएगा आपके पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये ऐसे ध्यान रखना कि एस से सोप है, एस से क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराना पड़ेगा किसके साथ भैया? एस्टर के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा। किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा? एस्टर के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा?
तो इस पर्टिकुलर केस में क्या बन जाएगा, एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, चलो आओ ध्यान देते हैं। आ जाओ जल्दी बताता हूँ, देखो जरा। ये तुम्हारे पास क्या है, लेट्स अज्यूम कि तुम्हारे पास ये एस्टर था। क्या था तुम्हारे पास, एस्टर CH3C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास C2H5, है ना। इसको रिएक्ट कराना है अपने किसके साथ भैया, NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराना है, NaOH के साथ। अब क्या होगा, होगा क्या कि ये C2H5 जो है वो कंबाइन करेगा किसके साथ भैया, OH के साथ, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको रिएक्शन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। आपको रिएक्शन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिल जाएगी भैया, यहाँ पे आपने देखो कैसे हो गए, सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन है। सेपोनिफिकेशन का स्पेलिंग चालू हो रहा है एस से, तो भैया एस से क्या भी चालू होता है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी चालू होता है। किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना है, क्या रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको अल्कोहल बनानी है, अल्कोहल बनानी मतलब क्या बनाना है आपको, OH ग्रुप लाना है। तो सोडियम के साथ OH क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास CH3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब ये जो Na है ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि भैया C2H5 तो निकल गया। यहाँ पे क्या बन गया आपका, ONA आ गया। साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, साथ में आपके पास आ जाएगा C2H5OH। तो आपको इथेनॉल तो वापस एज इट इज मिल गया। क्या बचा आपके पास यहाँ पे, सोडियम का सब्स्टिट्यूट कंपाउंड मिल गया आपको, ठीक है। अभी क्लियर है ये रिएक्शन पूरी, अभी क्लियर है। एक बार वो डायग्राम बता दो जो आ सकते हैं भैया, ह्यूमन आई का डायग्राम आ सकता है ना। हेलो 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 राघव, ह्यूमन आई का डायग्राम आ सकता है। ह्यूमन आई के अलावा अगर आप देखें तो और क्या आ सकता है, ठीक है, लेंस और इमेज फॉर्मेशन आ सकती है सारी, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। फिर रेनबो बनाने के लिए अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार का डायग्राम बना सकते हो आप, है ना। केमिस्ट्री की सारी एक्टिविटीज़ के डायग्राम एक बार गो थ्रू कर लेना प्लीज़। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं नहीं मैम क्लास नहीं ले पाएंगे बच्चे। हेलो हेलो, यहाँ पे देख लेना, गो थ्रू कर लेना, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा दी ये वाली भी, है ना। और ये CH3CO को हम क्या कहते हैं, सोडियम इथेनॉइड कहते हैं। ध्यान रखिए क्या कहते हैं इसको, सोडियम इथेनॉइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोडियम इथेनॉइड। और इसको अपन क्या भी बोलते हैं, सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं, है ना। जैसे एसिटिक एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड की जगह पे क्या आ गया भैया, एसिटिक एसिड में क्या आ गया, सोडियम आ गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट बोलेंगे। हेलो हेलो हेलो, चलो। सो आई विश एवरीवन अ वेरी ऑल द बेस्ट। और पेपर ध्यान से लिखना, घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से रिवीजन हो चुका है, काफ़ी बार हो चुका है। सैम्पल पेपर कर लिए, वी हैव सॉल्व ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 सैम्पल पेपर्स, है ना। डिस्कस भी किए हैं, सॉल्व भी किए हैं, टेस्ट भी हुए हैं, और आपको असेसमेंट भी मिल चुका है ऑन टाइम, है ना। तो प्लीज़ ध्यान रखिए इस बात का, आपने तैयारी बहुत बढ़िया से करी है। कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, जहाँ कॉन्फिडेंस गया समझो वहाँ पे आपने हिम्मत हार दी। हिम्मत हार दी मतलब आप हार मान गए, हार नहीं माननी है ना। और पूरा पेपर चेक करना, 2.5 घंटे में पेपर निपटाना है। 2.5 घंटे में पेपर निपटाने का मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में करना है, अच्छे से करना, डायग्राम नीट बनाना, रफ डायग्राम को अवॉइड करना। और 2.5 घंटे में कोशिश करना पेपर कर दो, आधे घंटे में पूरे पेपर को फिर से गो थ्रू करना, पूरा चेक करना कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, क्वेश्चन की नंबरिंग चेक करो, अंडरलाइन करना। मिरर लेंस में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हो आप लोग, प्लीज़ ध्यान रखना कि भैया मिरर और लेंस में क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। ये चीज़ बातों का ध्यान रखना प्लीज़, इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है।
प्लीज़ हर चीज़ को अंडरलाइन करना, बायो में भी जो चीज़ अंडरलाइन करना है। बताइए क्या डाउट्स है रिदम आपको? बायो के अलावा आप फिजिक्स केमिस्ट्री पूछ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के डाउट्स पूछ सकते हैं आप। फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू पास होने सर, एमसीक्यू पास होने लाइक नंबर कैसे लिखते हैं? या चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। एमसीक्यू में पास होने लायक नंबर कैसे लिखें? उसके लिए बेटा बहुत बहुत देर हो चुकी, तुक्के मार पाओगे अब तो बस। तुक्के मार पाओगे बस। चलिए, तो यहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ। रिदम क्या डाउट है? हाँ पूछो रिदम, जल्दी पूछो क्या डाउट है। ऑल द वेरी बेस्ट अल्फद गेम्स। वेलकम वेलकम, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू रुद्रांश, एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू। कोई भी डाउट है तो मैं यहाँ पे हूँ अभी, है ना? आप डाउट डाल सकते हो चैट बॉक्स में या फिर कमेंट्स में। पानी पी लेते हैं आप तक। थैंक यू प्रकाश जी। एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, एनर्जी वाला कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चे? एनर्जी कंजम्पशन वाला? एनर्जी वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं? क्यों क्लास में प्रैक्टिस करी तो है अपन ने इतनी सारी। समझा देता हूँ, देखो। एनर्जी कंजम्पशन बेसिकली क्या होता है? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। पावर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? वी इंटू वाई के बराबर, तो वी इंटू आई इंटू टी के बराबर हो जाएगा, है ना? और पावर का फॉर्मूला क्या भी हो जाएगा आपके पास? अगर अपन इसको सिर्फ आई के फॉर्म में लिखें तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, और अगर वी के फॉर्म में लिखें तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? पावर और टाइम गिवन है, तो भैया ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना? अगर पावर और टाइम गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। पोटेंशियल गिवन है, करंट गिवन है और टाइम गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, वी आई टी वाला। फिर करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। पोटेंशियल, रेजिस्टेंस और टाइम गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, है ना? जो भी वैल्यूज निकलेंगी वो जूल्स में निकलेंगी आपकी, है ना?
टाइम को ध्यान रखना, आपको सेकंड्स में देखना है ना, सेकंड्स में कन्वर्ट करना। करंट को आप एम्पियर में रखना है ना, और रेजिस्टेंस को किस में रखोगे आप, ओम में रखोगे। फिर बाद में अगर उसने पूछा कि भैया व्हाट इज़ द, जैसे मान लो बहुत बार सवाल आता है व्हाट इज़ द वैल्यू और बिल का अमाउंट कितना हुआ, बिल अमाउंट कितना हुआ है ना। बिल निकालने के लिए क्या करना है आपको, एनर्जी कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई क्या निकालनी है आपको, रेट लगानी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मानो आपको बोला कि 220 वोल्ट का और 25 वॉट का कोई इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए चल रहा है भैया, 2 घंटे के लिए चल रहा है ना। और हमने बोला कि भैया 2 घंटे चल रहा है फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 7 डेज चल रहा है। ठीक है, अब उसने बोला कि भैया 1 घंटे का जो रेट निकल के आ रहा है 1 आवर के लिए कितना रुपीज़ लग रहा है आपको, 5 रुपीज़ लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना। उसने पूछा टोटल बिल कितना आएगा 7 दिन का, तो कैसे निकालोगे, तो आपको बिल 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 अमाउंट निकालना। तो बिल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल अमाउंट विल बी इक्वल टू एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई रेट हो जाएगा, है ना। एनर्जी कंजम्पशन, अब एनर्जी कंजम्पशन, अब यहाँ पे आपको पोटेंशियल भी दे रखा है और आपको यहाँ पे क्या भी दे रखा है साथ में, टाइम भी दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो। अब देखो कैसे करेंगे, अब ध्यान रखना कि पावर को आपको किस में रखना है, अगर वॉट में दे रखा है तो वॉट से किस में कन्वर्ट करना है आपको, किलोवाट में कन्वर्ट करना है जब भी एनर्जी कंजम्पशन पूछा जाए, है ना। तो यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, 25 वॉट दे रखा है, तो 25 वॉट मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी एक मिनट को, एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई रेट हो गया। अब एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर है भैया, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, और रेट किसके बराबर है आपके पास, 5 के बराबर। पावर किसके बराबर आएगा, सो पावर विल बी इक्वल टू, पावर किसके बराबर आएगा, पावर गिवन इज 25 वॉट, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई टाइम गिवन इज 2 आवर्स। ठीक है, अब जब भी बिल अमाउंट काउंट करना हो, जब भी बिल अमाउंट काउंट करना हो तो टाइम हमेशा किस में रखेंगे अपन, आवर्स में रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है 1 यूनिट किसके बराबर होता है भैया, 1 किलोवाट आवर के बराबर। तो बिल अमाउंट हमेशा किलोवाट आवर में निकलता है। ठीक है, तो 25 × 2 हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा, क्योंकि किलोवाट में निकाल रहे हैं हम लोग, किस में निकालेंगे, किलोवाट में। और मल्टीप्लाइड में कितना हो गया आपके पास, 5। ठीक है, तो 25 × 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, कितना निकला, 0.25। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट को, यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहा है अपन, 7 दिन के लिए निकाल रहे हैं ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 आएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, डिवाइडेड बाई 1000 हो गया। तो रेट आपका 5 के बराबर था, है ना। और टाइम देखो किससे, 2 घंटे का टाइम दे रखा है, लेकिन कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए चला रहा है ना। 2 × 7 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 4 से कितना होता है, 100 होता है। दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/4। एनर्जी कंजम्पशन निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फार पॉइंट बेटा इसी इसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को आप क्या कर लो, रिवाइंड करके देख लो, उसमें नियर पॉइंट फार पॉइंट के क्वेश्चंस करा दिए। हाँ जी, स्टेट लिखना इंपॉर्टेंट है, स्टेट लिखोगे तो सही रहेगा। चलिए, और एकदम और कोई डाउट है, हाउ टू कन्वर्ट सेकंड इनटू आवर्स। ठीक है भैया, ये भी बता देते हैं। देखिए एक आवर में होता है आपके पास 3600 सेकेंड्स, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा आपके पास, 1 डिवाइडेड बाई 3600 आवर्स हो जाएगा। आप चाहो तो एनर्जी कंजम्पशन के क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं फटाफट, रिदम और क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं।